Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering NCERT books और इसी सीरीज में हम क्लास 12th की हिस्ट्री बुक्स में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको हम कवर कर रही हैं। लास्टली हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था, तकरीबन 3 लेक्चर्स हुए थे फर्स्ट चैप्टर के, क्योंकि क्लास 11th एंड 12th की जो NCERTs हैं उसके चैप्टर्स नंबर ऑफ चैप्टर्स कम होते हैं बट एक्चुअल में काफ़ी डिटेल में चीज़ें मेंशन होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाली 3 क्लासेस में हम अपना जो सेकंड चैप्टर है या सेकंड थीम है इसको हम कंप्लीट कर पाएँ। नाम क्या है इस चैप्टर का? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी राजा के बारे में ज़िक्र किया गया है, मतलब पॉलिटिक्स या पॉलिटी के बारे में ज़िक्र किया गया है। फार्मर्स यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पार्ट है इकोनॉमी का, यानी इकोनॉमी के बारे में ज़िक्र किया गया है। और टाउन्स के बारे में, यानी वहाँ की जो सोशल लाइफ थी उनके बारे में जिक्र किया गया है। किस टाइम पीरियड से लेकर के किस टाइम पीरियड के बीच में है ये? तो ये है 600 BC से लेकर के 600 CE तक, यानी कि तकरीबन 1000 सालों का जो डेटा है वो इसके अंदर मेंशन है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो ये 1200 सालों का डेटा आपको मिलेगा। यानी आप बिल्कुल एक से स्टार्ट करें और इससे पीछे जाएंगे तो 600 BC यानी 600 साल ये, और इसके बाद के 600 CE, तो 600 + 600 यानी 1200 ईयर्स का ये पूरा आपको पूरे हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन देता है कि ये जो 1200 ईयर्स थे ये कैसे बीते हैं। चलिए थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझते हैं, क्या कुछ है चैप्टर के बारे में। तो हर एक चैप्टर है ना कुछ सेगमेंट में डिवाइड है, इसके पार्ट हैं डिफरेंट। अगर हम इन पार्ट के हिसाब से समझे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रिंसेप एंड पियादशी को लेकर के। पियादशी यहाँ पे किसको कहा गया है? किंग अशोक को कहा गया है। और प्रिंसेप कौन थे? प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप, ये बेसिकली इन्होंने अशोकन स्क्रिप्ट यानी अशोका ने जो पिलर्स पे अपनी बात लिखवाई थी, जो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, उनको डिकोड करने में, उस लैंग्वेज को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए प्रिंसेप एंड पियादशी, यानी यहाँ पर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या रेफरेंस मिलता है? दी अर्लीस्ट स्टेट का, 16 महाजनपद का, यानी अशोक से पहले महाजनपद थे। और कितने महाजनपद का रेफरेंस हमें मिलता है? 16 महाजनपद का। कैसे? जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं उनके अंदर हमें इनका रेफरेंस मिलता है। थर्ड पार्ट किसके बारे में है? थर्ड पार्ट बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है अर्ली एम्पायर के बारे में, यानी मौर्य से पहले मगध एम्पायर का मौर्यंस पार्ट थे, और फिर मौर्यंस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है। जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर के बारे में तो आप अवेयर ही होंगे, आपने देखा होगा। ठीक है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, इसको हम एम्बलम के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक और लाइन भी है, तो ये टोटल 4 लाइन से मिलकर के बना है, बट जब आप इसको सामने से देखते हो तो आपको 3 ही शेयर जो है वो दिखाई देते हैं। इसके फोर्थ जो पार्ट है इसका वो है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, यानी किंगशिप, किंग को लेकर के जो आइडिया था वो कैसे चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। देन फिफ्थ जो पार्ट है इसी चैप्टर का वो बताता है अ चेंजिंग कंट्री साइड, यानी किस तरीके से सोशल इश्यूज या सोसाइटी का जो परसेप्शन था वो चेंज हो रहा था, लोगों में क्या परसेप्शन था किंग का उसके बारे में बात करी गई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी सोसाइटी में जो आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करी गई। रूरल सोसाइटी कैसी थी, अर्बन सोसाइटी कैसी थी, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। देन यहाँ पे सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है टाउन्स एंड ट्रेड को लेकर के। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम किंग और टाउन्स और एग्रीकल्चर क्यों रखा है, किंग, फार्मर्स एंड टाउन क्यों रखा है। तो हमने पॉलिटी के बारे में पढ़ा, डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में, महाजनपद, मौर्यंस और इनके बारे में। देन हम पढ़ेंगे बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और फिर टाउन्स एंड ट्रेड का रेफरेंस आता है। एंड सेवंथ जो इसका मतलब मेन पार्ट है या इसके मेन हेडिंग है वो बेस्ड है किस पे? बैक टू बेसिक्स, यानी कैसे इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर किया गया। अगेन हम यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप, जिससे टॉपिक को स्टार्ट करा गया, जेम्स प्रिंसेप कई जगह पे आपको इस तरीके से भी लिखे हुए मिल जाएंगे, तो इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। और हमारी जो हिस्टोरिकल एविडेंस में लैंग्वेज, जहाँ पर हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, उनको हम कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पे
डिस्क्राइब किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, यानी सिर्फ रिटन एविडेंस आपको मिल रहे हैं तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ तक वो सही हो सकते हैं, कितना हम उन पर रिलाई कर सकते हैं हिस्ट्री को समझने में, इन सब चीज़ों पे बात करी जाएगी। तो ये है ओवरऑल आइडिया चैप्टर के बारे में। जब हमें चैप्टर का ओवरऑल आइडिया होता है तो फिर हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होती है कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा सा टाइमलाइन आपको दे देती हूँ, समझने में आसानी रहेगी। अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमने जाना कि ये 1700 तक आते आते 1700 बीसी तक आते आते कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। हड़प्पन के बाद में आता है वैदिक काल, और वैदिक काल या वैदिक एज माना जाता है कि जो आर्यंस थे ये बाहर से आए थे, इन्होंने ये आकर के वैदिक एज की शुरुआत करी थी। वैदिक एज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक जिसको ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक बोला जाता है और एक जिसको लेटर वैदिक बोला जाता है। लेटर वैदिक एज खत्म होती है 600 बीसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद में आप आगे बढ़ते हो और वैदिक एज के बाद में माना जाता है कि अलग अलग जनपद की शुरुआत हुई है, और वो जनपद से क्या बने हैं, अलग अलग महाजनपद बने हैं। टोटल कितने महाजनपद का रेफरेंस हमें मिलता है, तो तकरीबन 16 महाजनपद का रेफरेंस हमें मिलता है। उन 16 महाजनपद में से एक था मगध। मगध कहाँ पर पड़ता है, प्रेजेंट डे बिहार। तो मगध रीजन में एक पूरा का पूरा एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, और इसीलिए हम मगध एम्पायर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इसके रिटन एविडेंस भी हमारे पास बहुत है। मगध एम्पायर के अंदर ही काफी सारी डायनेस्टीज रूल करती हैं और फाइनली आकर के मौर्य डायनेस्टी रूल करती है। तो हम मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। मेन हमारा जो रेफरेंस है वो मौर्यंस रहेंगे यहाँ पर, बट उसके अलावा भी क्योंकि 600 टू 600 सीई के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है, तो कोशिश करेंगे हम कि मौर्यंस के बाद शायद हो सकता है इन्होंने पोस्ट मौर्यंस का भी काफी कुछ रेफरेंस दिया हो। ये हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो आप अगर कोई भी नोटबुक वगैरह बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो प्लीज इस तरीके की टाइमलाइन आप बना करके चलिए, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी। देखो नॉर्मल नोट्स पढ़ने में और एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। यहाँ पे क्लियर कट टाइमलाइन वगैरह मेंशन नहीं है, थोड़ा सा आपके अंदर स्टडी का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए चीजें इस तरीके से लिखी गई हैं। अब ये देखिए, इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, पहले तो ये पढ़िए। इंस्क्रिप्शन बेसिकली किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखा गया उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे पत्थर के ऊपर कुछ उकेर कर लिखा गया, तो आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर, ये सॉरी डिफरेंट जो हैं वो साइंस हैं, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग था तभी ये उकेरे गए होंगे, है ना। तो जिस तरीके से कोई भाषा लिखी जाती है उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। और वो किस पे लिखी गई है, अगर वो किसी सॉफ्ट पेपर के ऊपर इन पे लिखी गई है तो उसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, और अगर वो किसी हार्ड सरफेस पे लिखी गई है तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पर मिली है, ये मिली है सांची मध्य प्रदेश के अंदर, और ये कब की है, ये 2nd सेंचुरी BCE की है। तो यहाँ पे मेंशन है कि देर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद काफी कुछ डेवलपमेंट जो है वो हो रहा था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। दिस वाज आल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। मैंने कहा था ना ऋग्वेद की शुरुआत होती है, वैदिक एज आता है, तो वैदिक एज को दो हिस्सों में बांटा गया ना, एक मैंने कहा था ऋग्वैदिक एज है और दूसरा लेटर वैदिक एज है। ऋग्वैदिक एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान ऋग्वेदा की शुरुआत हुई थी या ऋग्वेदा को कंपोज करा गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट यानी साउथ इंडिया वाला, सॉरी नॉट साउथ इंडिया, जो साउथ एशिया वाला है जिसमें इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान वाला रीजन आ जाता है, मेनली बांग्लादेश वाला रीजन आ जाता है, इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, नेपाल भूटान वाला रीजन। बिकॉज ये क्या है, जोग्राफिकली ये अलग से रीजन है, ऑल्दो बिकॉज ऑफ सम जोग्राफिकल प्रोसेस ये अब एशिया का पार्ट है, बट ये इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, उपमहाद्वीप। तो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स
emerged in many parts of subcontinent including North India, the Deccan Plateau and parts of कर्नाटका। हमने जाना था जब वैदिक एज की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट होने लगी थी नॉर्थ इंडिया में। डेक्कन प्लेटू कौन से रीजन को बोलते हैं? जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, इसको डेक्कन प्लेटू रीजन बोलते हैं। प्लेटू क्या होता है ना, एक तो कॉनिकल होता है, वो पहाड़ होता है, और प्लेटू रीजन क्या होता है, पहाड़ कॉन्टिन्यूसली इरोड हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब ये कुछ ऐसा बिल्कुल फ्लैट टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसको प्लेट्यू बोलते हैं, राइट। तो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है। इसके अलावा कर्नाटका वाला रीजन है, यहाँ पे हमें सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के एविडेंस मिलते हैं। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पास्टोरल पॉपुलेशन इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। पास्टोरल मतलब जो जानवर चराते थे, पास्टोरल पास्चर्स होते थे काइंड ऑफ, जैसे चरवाहे जिनको बोलते हैं, उनकी पॉपुलेशन हमें यहाँ पर काफी मिलती है। देन बरियल्स के जो मृत लोग थे उनको दफनाने की नई नई तरीके आ चुकी थी, जैसे इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ emerged in central and south India from the first millennium BC. In many cases the dead were buried with rich range of iron tools and weapons. अच्छा, हमने पढ़ा था हड़प्पन के पास जो है आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी, दैट वी नो, वी एग्री। बट अब जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं इसमें आयरन की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो मगध वाला रीजन है ना, मगध, ये बहुत ही आयरन रिच एरिया है। यहाँ पे बहुत अच्छा, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे बहुत अच्छा आयरन जो है वो मिलता है। दैट मीन्स दे वर अवेयर ऑफ द आयरन्स, ओके, नॉट आयरन, दे वर अवेयर ऑफ द आयरन एंड डिफरेंट अदर मेटल्स ऑल्सो। अब हुआ ये था कि कई सारे डिस्पोजल मेथड्स जो हैं वो सामने आ रहे थे। इवन वो क्या कर रहे थे, अब डेड बॉडी को दफनाने के बाद में भी क्या हो रहा था, वो एक स्टोन लगा रहे थे। आपने डिफरेंट कम्युनिटीज में ये देखा होगा, नोटिस करा होगा कि दफनाने के बाद में उनका एक स्टोन लगाया जाता है जिसमें बताते हैं कि उनका नाम क्या था, कब उनकी डेथ हुई थी, है ना, उनके हो सकता है फैमिली मेंबर का भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया हो। और कई केसेस में तो डेड के साथ में डिफरेंट आयरन टूल्स और डिफरेंट वेपन्स का भी जो है उनका वो साथ मिलता है, उनके साथ ही उनको दफनाया गया होगा। 6th सेंचुरी BC तक आते आते और भी कुछ एविडेंस मिलते हैं और डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। परहैप्स द मोस्ट विजिबल वाज द इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स एम्पायर एंड किंगडम। देखो, ये माना जाता है कि वैदिक जो सोसाइटी थी, ये सोसाइटी रूरल सोसाइटी थी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हड़प्पन। हड़प्पन सभ्यता जो है वो काफी वेल डेवलप्ड थी, इसको हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड थी, एज वेल एज यहाँ पे हर चीज की सुविधा थी, हर चीज की। लेकिन उसके बाद में समाज काफी डिसइंटीग्रेट होता है। वैदिक सिविलाइजेशन टोटली रूरल पॉपुलेशन थी, और रूरल भी ये मान के चलिए कि काफी हद तक नोमैडिक पॉपुलेशन थी। मतलब एक जगह पे रह पाना, बहुत बड़ा समाज बना पाना, ये भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा उनके लिए। बट वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में जैसे हम जनपद और महाजनपद की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो रहा था, छोटे छोटे शहर बन रहे थे, छोटे छोटे कस्बे, फिर छोटे छोटे कस्बों को मिला करके पॉपुलेशन बढ़ती गई। हमें बड़े स्टेट्स, बड़े एम्पायर, बड़े किंगडम्स हमें नजर आते हैं। और ये कोई 1 या 2 साल की या 5-10 साल की हम बात नहीं कर रहे, हम सेंचुरीज में बात कर रहे हैं, हम सैकड़ों सालों की बात कर रहे हैं, 100, 200, 300, 400 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, हम इतने सारे टाइम को एक लाइन में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतिहास में काफी कुछ हुआ होगा उस दौरान। 6th सेंचुरी BC तक आते आते हमें जैसे वैदिक सिविलाइजेशन खत्म होती है तो हमें काफी सारे एविडेंस मिलते हैं कि वहां पे अर्ली स्टेट्स, एम्पायर और किंगडम्स बनने स्टार्ट हो चुके थे। अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेस वर अदर चेंजेस एविडेंट इन द वे इन विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड। यानी ये जो प्रोसेस चेंज हो रही थी, ये कैसे चेंज होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखना, किसी भी सोसाइटी में, प्लीज मैं एक जनरल रूल आपको बता रही हूँ, किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट और उस सोसाइटी में जो सोशल डेवलपमेंट होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ये ऑलमोस्ट एक साथ चलते हैं। पॉलिटिकली अगर आप बहुत डेवलप हो रहे हैं, दैट मीन्स इकोनॉमिकली भी आप डेवलप हो रहे हो, दैट मीन्स सोशली भी आप डेवलप हो रहे हो। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट नॉर्मली ऐसा माना जाता है। साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। हमें जो है वो नए टाउन्स मिलते हैं थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। तो हिस्टोरियन कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों को समझने की थ्रू वैरायटी ऑफ सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल जो मिलते हैं चीज़ें, जैसे कोई स्टैचू मिल गया, कोई पूरा का पूरा
काइंड ऑफ स्कल्पचर मिल गया है, और भी डिफरेंट चीज़ें जो हमें मिलती है उनसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में भी हमने जाना था क्यों ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्यों हमें आर्कियोलॉजिकल और रिटन रिसोर्सेज पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। रिलाई इन द सेंस काफ़ी हद तक ये मान के चलिए कि एक पज़ल है, उस पज़ल के डिफरेंट पीसेस हैं, तो एक तो डिफरेंट पीसेस को कलेक्ट करना है और फिर जो भी पीसेस मिले उनको जोड़ करके हमें ये देखना है कि शायद वो पिक्चर कैसी रही होगी, हिस्ट्री कैसी रही होगी। हिस्ट्री के बारे में हम सब कुछ ढंग से नहीं जान सकते, इसलिए हमेशा हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं। और ये जो है इंस्क्रिप्शंस हैं, डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, और इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को हम एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। आप थोड़ा चैप्टर को पढ़ा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई अबाउट द प्रिंसिप इन पियादशी। पियादशी किसको बोला गया है ये जानते हैं, और प्रिंसिप कौन थे ये जानते हैं। तो सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1830s। इंडियन एपिग्राफी मीन्स इंडिया के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी सबसे ज्यादा कब हुई? 1830s में हुई। क्यों? उस टाइम पे जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मिंट मतलब एक जहाँ पे कॉइनेज वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर वो काम करते थे। उन्होंने ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। ओके, क्या क्या स्क्रिप्ट थी नाम याद रखेंगे। पहला ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, और दूसरा खारोष्ठी स्क्रिप्ट को। और ये स्क्रिप्ट क्या होती है हम ये चीज पहले ही जान चुके हैं। लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे ये कौन सी स्क्रिप्ट है जिसमें आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, ये आपकी है रोमन स्क्रिप्ट। सिमिलरली हिंदी की और संस्कृत की क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। और लैंग्वेज अलग हो सकती है। ब्राह्मी खारोष्ठी लैंग्वेज तो नहीं है ना। लैंग्वेज कौन सी होंगी? लैंग्वेज पाली लैंग्वेज हो सकती है, प्राकृत लैंग्वेज हो सकती है, संस्कृत लैंग्वेज हो सकती है, और भी आपकी पर्शियन लैंग्वेज हो सकती है। और ब्राह्मी और खारोष्ठी उनको लिखने का तरीका होता था। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में हमें जो लैंग्वेज मिलती है वो ब्राह्मी और खारोष्ठी लैंग्वेज थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो क्या हमने हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर कर लिया था इसका मतलब? नहीं, अभी तक हम हड़प्पन जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पाए हैं, उसकी स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए हैं। कोशिश जारी है, लेकिन हम ब्राह्मी और खारोष्ठी को पढ़ पाए। और ये कौन पढ़ पाए? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने बेसिकली ये देखा कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, वहां पे किंग का रेफरेंस दिया गया और इस किंग को बोला गया है पियादशी। पियादशी क्या होता है? बहुत ही मतलब प्लेजेंट टू बी होल्ड, कि उस उनका होना भी बहुत अच्छा लगता है। पियादशी ओके, बहुत अच्छे हैं, तो देखने में अच्छे हैं, काइंड ऑफ प्लेजेंट टू बी होल्ड, उनका साथ रहना अच्छा लगता है, पियादशी का मतलब है। सो देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच आल्सो रेफर्ड टू द किंग एज अशोका। बहुत सारे ऐसे रेफरेंस थे जिसमें पियादशी की जगह अशोका वर्ड यूज किया गया है। और अशोका का रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? तो अशोका के बारे में हमें पता चलता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, वी गॉट टू नो अबाउट अशोका एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। कहाँ से पता चला? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है। यहाँ से जैसे जेम्स प्रिंसेप ने खारोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा, दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन। ओके, हमें अपनी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री ओके इसको समझने में हमें एक नई डायरेक्शन मिली। बिकॉज जो यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स थे अब वो डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस और डिफरेंट टेक्स्ट को समझ पा रहे थे। कौन कौन सी डायनेस्टीज रही थी इसको वो समझ पा रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। हमारे लिए क्या आसान हो गया? हमारे लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद में क्या होता है? जेम्स प्रिंसेप की इस डिस्कवरी के बाद में स्कॉलर्स बिगिन टू शिफ्ट देयर फोकस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री investigating whether there were connection between political changes, economic and social development. It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct. ये देखा गया कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा बेसिकली, कि किस तरीके से मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है सिमिलरली इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी होती है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहा इसको समझने की वो लोग कोशिश करते हैं।
पर आपको भी पता है ये चीज़ें इतनी आसानी से एस्टैब्लिश तो नहीं की जा सकती। इतनी आसानी से तो हम नहीं कह सकते कि कोई आदमी बहुत रिच है तो वो सोशली भी डेवलप होगा, वो पॉलिटिकली भी डेवलप होगा। और यहाँ तो हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सोसाइटी के लिए ये कहना तो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, और ये तो एविडेंस के बेसिस पे कहा जाएगा ना, एविडेंस के बेसिस पे तो अगेन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट जो सेगमेंट है, फर्स्ट पार्ट, वो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? सो इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन, मेटल एंड पोट्री। जैसे हमारे घर में आदत होती है ना, जब भी कोई नया बर्तन खरीदा जाता है, खास करके स्टील का या मेटल के जो बर्तन होते हैं वो हम खरीदते हैं, तो मम्मियाँ क्या करती हैं, बेसिकली उसके ऊपर ना नाम लिखवा देती हैं कि कभी भी वो बर्तन जो गुम नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर नाम लिखा होगा। हमारे घर में तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी बर्तन हैं सबके ऊपर नाम मिल जाएंगे, और आई थिंक ये ऑलमोस्ट सबके घर पे होता है, राइट? तो वो एक इंस्क्रिप्शन है। वो तो चलो हम आइडेंटिटी के तौर पे यूज करते हैं, बट हिस्टोरिकली भी इसका बहुत रेलेवेंस है। स्टोन टूल्स का, स्टोन के ऊपर जो लिखा गया है उनका, मेटल के ऊपर जो लिखा गया है उनका, पोट्री के ऊपर। और आपने भी नोटिस करा होगा कि कोई नई चीज बनती है, कोई नई बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग का एक वो होता है ना, शिलान्यास होता है। तो शिलान्यास में क्या होता है, बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इस दिन हुई थी, और ये प्रोजेक्ट जो है इतने दिन में कंप्लीट हुआ, इतने लोग लगे, इतना इस पे खर्चा आया। और जैसे हम भी अपने घर के मतलब एक वो नेम प्लेट होती है, नेम प्लेट भी क्या है, एक प्रकार से इंस्क्रिप्शन ही है। बट वो क्या होता है, आज के सेंस में हम बात कर रहे होते तो उसको हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं बोलते, बट मान लो कि किंग अशोका के टाइम पे किसी ने अपने घर पे ऐसे नाम लिखवाया होगा, नेम प्लेट बनाई होगी, वो नेम प्लेट आज हमें मिलती है, तो उसको तो इंस्क्रिप्शन बोलेंगे हम, राइट? इंस्क्रिप्शन मीन्स जिनका एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस होते हैं। तो they usually record the achievements, activities or ideas of those who commissioned them and include the exploits of king or donation made by women or men to religious institutions. आप कभी मंदिर में जाओ या और कुछ, तो वहां पे ना लोग जो दान देते हैं, जो डोनेशंस करते हैं, एक तो कैश में होता है, दूसरा क्या होता है, कुछ उन्होंने चढ़ावा, जैसे कोई मंदिर की घंटी है या कुछ भी मंदिर में उन्होंने पानी पीने का कुछ भी उन्होंने बना दिया रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, तो उसके ऊपर वो कई बार क्या करते हैं, वो नाम लिखवा देते हैं कि ये इन्होंने बनवाया था। तो वो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये अचीवमेंट थी, ये मेंशन कर दिया। सिमिलरली पुराने जमाने में किंग भी करते थे, राइट? और डोनेशंस के बारे में किन्होंने करा, उन सब के बारे में रेफरेंस हमें मिलता है। यानी इंस्क्रिप्शन वो लिटरेरी सोर्स है जो आज भी सर्वाइव कर गया, सर्वाइविंग सोर्स है। So inscriptions are virtually permanent records, some of which carry dates, others are dated on the basis of paleography. Okay, that means style of writing. कुछ जो हमें रेफरेंस मिलते हैं वहाँ पे डेट्स के बारे में रेफरेंस दिए होते हैं, बट कुछ इंस्क्रिप्शंस में हमारे पास डेट्स मेंशन नहीं होती, तो वहाँ पर हम पैलियोग्राफी के बेसिस पे, यानी लिखने के स्टाइल के बेसिस पे हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किया गया होगा। और काफी हद तक बहुत ही प्रिसीजन से हम ये चीज लिखते हैं। यानी आज हमने दो चीजें जानी ना, एक हमने क्या पढ़ा, एपिग्राफी के बारे में, एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और दूसरे हमने क्या जाना, पैलियोग्राफी के बारे में। पैलियो वर्ड हमने कहाँ पे यूज किया था, पैलियोलिथिक, याद किए, ओल्डर, है ना, पैलियो वर्ड हमने यूज किया था। तो पैलियोग्राफी मीन्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का जो स्टाइल होता है उसके बेसिस पे स्टडी करना पैलियोग्राफी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 200 BCE लिखना है, ओके, और लेटर ए वॉज रिटन लाइक दिस, सो 500 CE ये लिखा गया है इस तरीके से, तो हमें समझ में आ जाता है, राइट? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत। अभी हमने बात करी ना, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, तो प्राकृत लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी, इसको साधारण लोग बोलते थे। मतलब जो प्रशासनिक काम होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, उसके अंदर प्राकृत का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, वहां पे संस्कृत और बाकी लैंग्वेज यूज की जाती थी, बट नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग जो है वो प्राकृत भाषा बोलते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि कई ऐसे रूलर्स का हमें रेफरेंस मिलता है, जैसे अजात शत्रु या अजात शत्रु, किंग अशोका का, जिन्होंने प्राकृत, मतलब जिनका रेफरेंस हमें प्राकृत टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन से मिलता है, राइट? आगे जा करके हम बात करेंगे। अब किंग अशोका को तो आप जानते हो, हु वाज अजात शत्रु। तो किंग अशोका भी मगध पे रूल कर रहे थे,
और इनसे पहले और भी डायनेस्टीज आई थी, उन डायनेस्टीज में एक किंग थे अजात शत्रु भी बोल सकते हैं, अजात शत्रु भी बोल सकते हैं। देन we'll also find terms in language such as Pali, Tamil and Sanskrit which too were used to write inscriptions and text। हमें तमिल, संस्कृत और पाली लैंग्वेज में भी बहुत सारे टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। इसका मतलब हो सकता है कुछ और भाषाएं भी बोली जाती हो, पर हो सकता है लिखने के लिहाज से उनको नहीं यूज किया गया। हमारी जो डिफरेंट बोली होती है, जो जैसे खड़ी बोली होती है और डिफरेंट बोलियां जो होती हैं, नॉर्मली हम लिखने के लिहाज से उनको इतना यूज नहीं करते, बट हमारी आम बोलचाल में उनका बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। तो ये है इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे अर्लीस्ट स्टेट यानी 16 महाजनपद के बारे में। देखो, वैदिक सिविलाइजेशन जहां पे चेंज होती है 600 बीसी, वहां से हमें काफी ज्यादा पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है द 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early state cities, the growing use of iron, development of coinage, etc. सिक्के, क्या हमें हड़प्पा में सिक्के मिले हैं? नहीं, वहां पर हमें क्या मिली है? सील मिली है, सिक्के नहीं मिले हैं। सिक्कों की क्या पहचान होती है? कुछ सिक्के कोई ना कोई प्रेशियस मेटल से बनाए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी आपको। ऐसा तो नहीं जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए का सिक्का है, भाई 1 रुपए का सिक्का पूरे भारत में आपको सेम ही मिलेगा ना। हाँ, हो सकता है टाइम के हिसाब से उस पर चेंज कर दिया गया हो, बट ओवरऑल तो सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। कॉइनेज में यूनिफॉर्मिटी होती है। हड़प्पन के टाइम पे हमें सील मिलती हैं और हम ये मान के चलते हैं कि सील ही शायद यूज की जाती होंगी कॉइनेज के तौर पे। एनीवे, सो इट ऑल्सो विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट। ध्यान रखिएगा, थॉट, लोग अब ज्यादा अच्छे से सोचने लगे थे। मतलब क्या हुआ? अभी तक देखिए, इंसान की जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना, तो वो लाइफ को सीरियसली सोचने लगता है, लाइफ को समझने की कोशिश करता है, और उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट, कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझना। और इस वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो रिलीजन की शुरुआत होती है। जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं, ठीक है, वो मेंशन करते हैं महाजनपद के बारे में। हालांकि इनके टेक्स्ट में मतलब इनका रेफरेंस अलग अलग दिया गया है, बट वो 16 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे सबके सब आपको याद नहीं रखने, कुछ एक का नाम आप ध्यान रखिएगा, जैसे वज्जी, मगध, कौशाल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती। कुरु याद है? कौरव कुरु, है ना। पंचाल, पांचाली, द्रौपदी के लिए कहते हैं ना पंचाल देश, वहां से आता है। मगध, अभी हमने किंग अशोका और इनकी बात करी। कौशल, ये भी आप पढ़ेंगे। गांधार रीजन, गांधारी, है ना, महाभारत के कैरेक्टर से देखो कितने मैच हो रहे हैं। गांधारी, गांधार रीजन। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हैं वो महाजनपद थे, बट इनमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये महाजनपद की लिस्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए भी माने जाते हो क्योंकि इनसे रिलेटेड एविडेंस हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, बाकियों से रिलेटेड इतने नहीं है, इन महाजनपद से रिलेटेड एविडेंस हमें ज्यादा मिलते हैं। तो मोस्ट महाजनपद जो है वहां पे राजा रूल करते थे, जैसे गण और संघ। देखो, होता क्या है कि एक पूरा राज्य है, जैसे मगध, तो मगध पे एक पर्सन रूल करेगा, 1 पर्सन रूल, और उस 1 पर्सन को हम क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जहां पर एक पर्सन नहीं, काफी सारे लोग मिलकर के रूल कर रहे थे। इंटरेस्टिंग ना। उनको कहा जाता है गण, अगर हम कहें तो गणास, या संघ। गणतंत्र हम यूज करते हैं ना, रिपब्लिक, इनको रिपब्लिक भी बोला जाता था कि किसी एक पर्सन का रूल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर रूल कर रहे हैं, तो इनको ओलिगार्कीज भी बोला जाता है। ओलिगार्कीज मींस यहाँ पे एक राजा न होकर के बहुत सारे राजा हुआ करते थे एक ही किंगडम के अंदर, एक ही राज्य के अंदर। अब समझिए, जो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध हैं, वो जिस, आपको पता है रॉयल फैमिली से आते थे दोनों ही, और दोनों जिस रॉयल फैमिली से आते थे वो भी इन्हीं गण राज्यों के पार्ट थे।
ठीक है, उनकी फैमिली भी गण राज्यों का पार्ट थी। अब सोचिए एंशियंट इंडिया में रिपब्लिक का रेफरेंस हमें मिलता है ना, इंटरेस्टिंग चीज एंशियंट इंडिया में। हालांकि उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में आज हम यूज करते हैं, बट वहां पे भी सोचिए पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कितना ब्यूटीफुली एग्जिस्ट कर रहा है। एक तरफ तो युद्ध के प्रमाण हमें मिलते हैं, है ना, कि अपना राज्य बढ़ाने के लिए इतने सारे युद्ध करे गए, और दूसरी तरफ हमें पावर शेयरिंग का इतना ब्रिलियंट एग्जाम्पल भी मिलता है। जैसे कुछ ऐसे गण हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल वज्जी संघ, तो वहां पर राजा मिल करके जो रिसोर्सेज हैं इनको कंट्रोल करते थे। अब हिस्ट्रीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, मतलब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोर्सेज एंड काइंड ऑफ सोर्सेज में भी एक काइंड ऑफ सिमिलैरिटी मिलना, एक कनेक्टिंग पॉइंट मिलना, ये भी मुश्किल होता है। बट ये जो 16 महाजनपद हैं, काफी इनमें से जो है तकरीबन 1000 सालों तक बने रहे। हर एक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, कैपिटल सिटी होती थी, और वो कैपिटल सिटी के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन होता था, यानी किलेबंदी होती थी। मेंटेनिंग these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucratic required resources। अब किले के अंदर ही जो है वो सब कुछ था, जो सेना है, ब्यूरोक्रेसी है, वही सब रहते थे। इन सब लोगों के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो 6th सेंचुरी के बाद में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने क्या करा, जो ब्राह्मण मतलब वर्ण सिस्टम के अंदर जो ब्राह्मण वर्ण था, उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए। संस्कृत टेक्स्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो, उनको कहा गया धर्म सूत्र। ओके, यानी ऐसे संस्कृत टेक्स्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो, उनको क्या कहा गया, धर्म सूत्र कहा गया। बेसिकली इन धर्म सूत्र में रूलर के लिए यानी राजा के लिए कानून या नॉर्म्स, नियम बनाए गए, और ये माना जाता था कि ये जो रूल्स हैं वो लागू किए जाएंगे, रूलर पे लागू किए जाते थे। और रूलर कौन होते थे, ज्यादातर क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण से वो लोग बिलोंग करते थे। हम चैप्टर 3 में इनके बारे में बात करेंगे। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। जैसे आज के टाइम पे हम टैक्स पे करते हैं, सिमिलरली उस जमाने में भी राजा को कर देना होता था। तो राजा को जो कर दिया जाता था वो होता था ट्रिब्यूट के फॉर्म में और टैक्सेस के फॉर्म में। वो रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पास्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। अब जो लोग खेती करते हैं वो तो चलो अपना अनाज बेच के वो कर देंगे, लेकिन जो लोग जंगलों में रहते हैं वो कहाँ से करेंगे भाई, वो तो स्लैश एंड बर्न वाली कल्टीवेशन कर रहे हैं, राइट। तो फॉरेस्ट पीपल क्या करते थे, फॉरेस्ट पीपल भी मतलब एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, देखो रियलिटी है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट हो सकता है थोड़ा बहुत रेफरेंस हो, थोड़ा बहुत वो अपना जो भी वो कलेक्ट करते हो उनमें से कुछ हिस्सा टेक्स्ट के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे उनको दिया जाता हो। लेकिन what we do know is that raids on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth। पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका ये था कि पड़ोसी राज्य पे चढ़ाई कर दी जाए, पड़ोसी राज्य के ऊपर जो है वो अटैक, एक काइंड ऑफ रेड कर दी जाए, वहां से जो आपको पैसा मिलेगा वो एक लेजिटिमेट तरीका माना जाता था। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। अब आपके पास पैसा है, कोष है, कोष है, तो फिर अब आप क्या कर सकते हो, बड़ी ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट कर सकते हो। अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री। कुछ लोग जो है वो मिलिशिया पे डिपेंड करते थे, क्योंकि रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए, और लोगों में ज्यादातर आप बहुत ज्यादा सैनिक तो नहीं कर सकते, कितने ही सैनिक बनाओगे, फिर नॉर्मल टाइम में खेती बाड़ी का काम कौन करेगा। तो कई बार ये होता था कि रेड के टाइम पे जो मिलिशिया जाती थी, मिलिशिया इन द सेंस जो लोग रेड करते थे, उन लोगों में किसान भी बहुत सारे होते थे, पीजेंट्री बहुत सारी होती थी, ठीक है, जो मिल करके अटैक करते थे। अब आता है ये ओलिगार्की। ओलिगार्की मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। ये टर्म याद रखिए, आज हमने 3 नई टर्म जानी, कौन कौन सी, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, ओलिगार्की। कल मैं पूछूंगी वापस आपसे कि ओलिगार्की मीन्स व्हाट, राइट। रोमन रिपब्लिक की हम बात करते हैं, रोमन रिपब्लिक आप कहाँ पे पढ़ोगे, हम यूरोप के सेंस में पढ़ते हैं, यूरोप की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम रोमन एम्पायर का जिक्र करते हैं, तो वहां पर भी काइंड ऑफ ओलिगार्की एग्जिस्ट करती थी। अब ये मैप है अर्ली स्टेट्स एंड कैपिटल्स का, तो यहाँ पे आप देखिए, मैं चाहती हूँ आज के लेक्चर के बाद में आप खुद भी इस पे विजिट करें, काइंड ऑफ देखें इसको। और पहला जो है, पहला रेफरेंस हमें मिलता है वो कौन सा है, मगध का, है ना, मगध का रेफरेंस है।
इसके अलावा जैसे कौशल है, काशी है, देन कौशाम्बी, वत्स, ठीक है, देन मत्स्य, सौरसेना, कुरु, पांचाल, मल्ल, वेजी, वज्जी। यानी देखिए जो कैपिटल वर्ड्स में लिखे गए हैं ये मेन स्टेट्स हुआ करते थे और बाकी इनकी कैपिटल्स हुआ करती थी, ठीक है। अंग प्रदेश आता है ना रेफरेंस, आप देखना आपको अंग प्रदेश आपके मतलब हमारी जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज है उनमें इनका बहुत रेफरेंस आता है। देन चेदी डायनेस्टी, अवंती, ठीक है, अशमाक, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्या हुआ करते थे, स्टेट्स हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पे है गांधार रीजन, ये गांधार रीजन है। और ये तक्षशिला, तक्षशिला किस लिए जानी जाती है, तक्षशिला जानी जाती है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तक्षशिला एंड नालंदा, राइट। ये कंबोज डायनेस्टी है यहाँ पे। सो ये मैप को देखिएगा, काफी कुछ आप यहाँ से सीख पाएंगे, मैप काफी जरूरी है। और ये कब का है, तो ये अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, जो आपका 1600 BCE के आसपास का टाइम जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। कल हम डिस्कस करेंगे फर्दर मगध और बाकी एम्पायर के बारे में, और अर्ली एम्पायर यानी किस तरीके से मौर्यन एम्पायर पूरा एस्टैब्लिश होता है। सो लेक्चर को आपने एंजॉय करा होगा आई एक्सपेक्ट। और जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी ऑप्शनल के तौर पे, उनको मैं बता दूं कि 2026 के लिए हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पीएसआईआर के बारे में या यूपीएससी से रिलेटेड और कोई सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आप हमें 9896859767 पे, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर बस इतना ही। कल मिलते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 3 जो पार्ट और हैं उनको हम कंप्लीट कर पाएं और अगले लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।